अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में कि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो हमारे पास है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब डब्ल्यूटीएस बोरे gave the थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एस्ट बोरे ने क्या किया था, जो थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो फर्स्ट टाइम इस बंदे ने क्या किया था, प्रेजेंट किया था कि डीएनए की क्या है, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है। और उसने वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक जो थी वो इस्तेमाल की थी, और उसने ये भी कहा था कि ये हाई डेंसिटी वाली मॉलिक्यूल्स है। तो ये थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर जो था वो एस्ट बोरे ने प्रेजेंट किया था, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि रोसलिन फ्रैंकलिन इसने ये किया था कि डीएनए इज हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए हमारे पास क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है विद ए डायमीटर ऑफ 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका डायमीटर कितना होगा, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, या हम कह सकते हैं 2 नैनोमीटर होगा। एंड पिच एस 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका जो पिच होगा वो कितना होगा, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। पिच का मतलब है एक राउंड, एक राउंड हमारे पास कितना होगा, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा, और इसकी डायमीटर कितनी होगी, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की होगी। ये मालूमात, ये इंफॉर्मेशन जो थी वो फ्रैंकलिन ने दी थी। फिर जब उन्होंने, लेकिन इस फ्रैंकलिन ने इस्तेमाल किया था एक्सरे डायफ्रैक्शन की टेक्निक जो थी वो इसने इस्तेमाल की थी, और ये इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन उसी टाइम पे वाटसन एंड क्रेग जो थे वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को देखकर इसकी जो डीएनए का नेचर था, जो डीएनए का मॉडल था, उसको प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, मेन पॉइंट्स इसके ये हैं कि जो वाटसन एंड क्रेग ने पेश किया था कि डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉल्ड स्ट्रैंड, कि हमारे पास डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होगा, और उसी चेन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है ब्लू और ब्लैक से, तो ये ब्लू हमारे पास एक स्ट्रैंड है और ये ब्लैक जो है ये दूसरा स्ट्रैंड है। लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास तीन चीज़ों से ही बनता है। पहला जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या है, पेंटोज शुगर। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक पेंटोज शुगर है, कार्बन 1 2 3 4 और कार्बन नंबर 5। तो इसमें एक क्या होगा, पेंटोज शुगर होगा। दूसरा इसमें होगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ये इसमें मौजूद होगा। देखिए इसमें ये इसके क्या है, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ मौजूद होंगे। तीसरा जो चीज इसमें होगा वो है नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। और नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास क्या होंगे, थायमीन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा और एडेनिन होगा। ये चार नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लेते हो, थायमीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो क्या चीज़ है, ग्वानिन है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड बना होगा तो वो तीन चीज़ों से बना होगा, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस में कोई भी इन चारों में हो सकता है। तो इस एक को हम क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रैंड इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने साफ लिखा है कि ये क्या है, स्ट्रैंड है। ईच स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप। ये हर स्ट्रैंड जो है ये हमारे पास किस चीज पे मुश्तमिल होगा, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, जिस तरह से मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था। अब ईच स्ट्रैंड हैज ए साइड चेन मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस,
और इसमें एक साइड चेन जो है वो मौजूद होता है और उसी साइड चेन को क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस इसको कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था कि क्या होंगे, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन होंगे, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है। अब अगर इसका ये साइड चेन है, ये इसका क्या है, इस पेंटोज शुगर ये साइड चेन है, इस पेंटोज शुगर का ये साइड चेन है, इस पेंटोज शुगर का ये साइड चेन है, तो साइड चेन पे क्या होगा, नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो मौजूद होगा, और वो कोई भी हो सकता है, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, इनमें से कोई भी हो सकता है। The two strands are held together by hydrogen bonding. इन दो स्ट्रैंड्स को मिलाने वाली एक बॉन्ड मौजूद होगी, और उसी बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। फर्ज कर ले, अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो दोनों स्ट्रैंड को मिलाने वाली जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब एडेनिन और थायमीन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान कितनी होगी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से शो किया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये इन दोनों के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इन दोनों के दरमियान क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। तो दो स्ट्रैंड्स को मिलाने वाली बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लगा हुआ है, किस चीज की मदद से, फास्फोडाइस्टर की मदद से। देखिए ये एक और ये दूसरा, और ये है फास्फो, मतलब ये कि यहाँ पर फास्फेट में क्या बनाए हैं, दो ईस्टर लिंकेज जो है वो बना लेता है, और इसी तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, मिल गए हैं। क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। इसी तरीके से द हेलिक्स ऑफ डीएनए हैज ए डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम। जो हेलिक्स हैं, देखें ये एक हेलिक्स है, ये वाला, ये दोनों, अगर इन दोनों को हम ले लें तो इसका जो होगा वो हमारे पास 20 नैनोमीटर होगा। कितना होगा, ये दोनों, अगर इन दोनों का हम डायमीटर ले लें तो ये कितना होगा, 2 नैनोमीटर या 20 आंस्ट्रॉन जो है वो होगा। अब अगर पेपर में आंस्ट्रॉन आता है या क्या आता है, नैनोमीटर आता है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर आंस्ट्रॉन को नैनोमीटर में और नैनोमीटर को किस तरह से आंस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम जो है वो कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 नैनोमीटर है, 10⁻⁻⁹, और एक आंस्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बराबर है 10⁻10 के। अब इन दोनों को, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, 2 क्रॉस 10⁻⁹, और प्लस जब ये माइनस होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 10 हो जाएगा, तो 10 चला जाएगा। अब अगर इसको मैं कर लूँ ना, तो 2 ज़रबे 10⁻9 से, अगर 10 से मैं 9 को माइनस कर लूँ तो 1 आएगा, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इससे 20 तो हमारे पास नैनोमीटर जो है वो मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, आंस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर नैनोमीटर है या 20 आंस्ट्रॉन है, तो नैनोमीटर को हम आंस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। समझ आई बात की? तो ये मेरे पॉइंट था कि इन दोनों का जो डायमीटर है, इन दो स्ट्रैंड की जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर भी है, और 2 नैनोमीटर भी है, और 20 आंस्ट्रॉन भी है। दोनों यूनिट जो है वो हम इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 स्ट्रैंड आर राउंड अराउंड, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो गए हैं, राउंड हो गए हैं, इर्द गिर्द है एक दूसरे के, विद 10 बेस पेयर, और इनके दरमियान कितना बेस पेयर मौजूद है, 10 बेस पेयर जो है वो मौजूद होंगे। द साइज ऑफ ईच स्ट्रैंड इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर या 34 आंस्ट्रॉन। इसकी जो
साइज होगी हर टर्न की, हर पिच की, ये कितनी होगी 34 angstrom या 3.4 नैनोमीटर होगी। ये कैलकुलेशन किसने दी थी? फ्रैंकलिन ने दी थी। और उसने कहा था कि एक पिच में, एक राउंड में कितने होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। और इसकी जो ईच टर्न में हमारे पास इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 34 angstrom। अब अगर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितने हैं 34 angstrom है। और 34 angstrom में कितने बेस पेयर मौजूद हैं? 10 बेस पेयर जो है वो मौजूद होंगे। इसी तरीके से the distance between the two base pair is 3.4 नैनोमीटर। जो डिस्टेंस है टू न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान वो कितना होगा 0.34 नैनोमीटर जो है इसके दरमियान, बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मौजूद होगा। अब अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर एक के पास में, एक के साथ मैंने लिखा है 5 इन, दूसरी साइड पे मैंने लिखा है क्या चीज 3 इन। तो ये 5 इन और 3 इन में किस वजह से लिखा है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर पेंटोज शुगर का कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन नंबर 5। ये कार्बन नंबर 5 के साथ क्या चीज मिला हुआ है, फास्फेट मिला हुआ है। तो इस वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं 5 इन कहते हैं। अब इसी तरीके से इसको हम 3 इन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पेंटोज शुगर का कार्बन 1, 2, 3, 4 और कार्बन नंबर 5। अब अगर कोई और फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वो कौन से साइड पे अटैच होगा 3 साइड पे अटैच होगा। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं 3 इन कहते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 5 इन और यहाँ पर मैंने लिखा है कौन सा 3 इन। तो वही बात है कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 फास्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच है 5 नंबर कार्बन के साथ अटैच है। इस वजह से मैंने इसको लिखा है कि ये 5 इन है। और अगला जो अटैचमेंट होगी तो वो किसके साथ होगी 3 इन के साथ होगी। तो 3 इन के साथ अटैच होने की वजह से मैंने इस साइड पे क्या लिखा है कि ये हमारे पास 3 इन होगा। अब अगर देखा जाए तो एडेनिन जो है ऑलवेज किसके साथ बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। और ये जो स्ट्रैंड्स है ये ऑलवेज एंटी पैरेलल टू ईच अदर होंगे। अगर ये 5 इन है तो यहाँ पर 3 इन, यहाँ पर 5 इन है तो यहाँ पर क्या है 3 इन। मतलब ये कि 2 strands आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये भी इसका एक ही पॉइंट है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे एंटी पैरेलल होंगे। इसी तरीके से अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ग्रूव्स जो है वो बनते हैं। एक ये छोटा वाला इसको हम क्या कहते हैं माइनर ग्रूव, और ये बड़ा वाला इसको क्या कहा जाता है मेजर ग्रूव। और दोनों न्यूक्लियोटाइड दोनों स्ट्रैंड्स का जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास डीएनए के मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स जो है वो मौजूद है। और वो टाइप जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर टर्न, और दूसरी क्या है कॉइलिंग के बेस पे, कॉइलिंग के बेस पे और बेस पेयर के टर्न के बेस पे ये मौजूद है। डीएनए ए इसमें कितने बेस पेयर होंगे 11। और ये कौन से साइड से कॉइलिंग इसकी होगी राइट साइड से इसकी कॉइलिंग होगी। डीएनए बी इसमें कितना होगा 10, और ये कौन सा होगा राइट कॉइलिंग इसमें होगी। डीएनए सी इसमें 9.3 बेस पेयर होंगे और इसकी कॉइलिंग भी कौन से साइड से होगी राइट साइड से होगी। डीएनए डी ये हमारे पास इसमें भी कितने होंगे बेस पेयर 8 होंगे, और ये कितने होंगे राइट साइड से इसकी कॉइलिंग होगी। जबकि जेड डीएनए हमारे पास इसमें 12 बेस पेयर होंगे और ये लेफ्ट साइड से इसकी कॉइलिंग होगी। तो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स ऑफ डीएनए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर एंड
हाँ, कॉइलिंग। अब अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पर हमने कौन से वाले टाइप ऑफ डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कौन से वाले के बारे में, बी डीएनए के बारे में पढ़ लिया। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर 10 बेस पेयर वाले डीएनए हमारे पास कौन सा डीएनए है, बी डीएनए है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमने किसकी बात कर ली है, बी डीएनए की बात हमने यहाँ पर की है। क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि एक टर्म में कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर जो है वो मौजूद होंगे। आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है डीएनए के मॉडल के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर ले। थैंक यू।